स्टार्ट करते हैं चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 6 सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। इससे पहले के पार्ट्स में हमने पढ़ा अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन, अबाउट ब्रेन। अब इसमें हम सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के पार्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हैव यू एवर थॉट हाउ डू यू फील द क्लाइमेट चेंजेस इन द इन्वायरमेंट? हाउ डू यू सी एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स कलर? हाउ डू यू hear a sound? The sensory organ detect all type of changes in the environment and send appropriate signal to the CNS where all the inputs and processed and analyzed. उसने बोला कि आपने कभी सोचा है कि आपने कैसे फील किया कि इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस? क्या आपने कभी सोचा कि आप कैसे कलर्स को देख पाते हो या फिर आप कोई साउंड कैसे सुन पाते हो? जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो इन सब चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, और वो अप्रोप्रिएट सिग्नल भेजते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ठीक है। वो इन चीज़ों को डिटेक्ट करके सीएनएस के पास सिग्नल भेजते हैं जहाँ पे सारे इनपुट प्रोसेस होते हैं और एनालाइज होते हैं, ठीक है। सिग्नल्स आर देन सेंड टू डिफरेंट पार्ट सेंटर ऑफ द ब्रेन। उसके बाद इन सिग्नल्स को हम अलग अलग पार्ट में भेजते हैं ब्रेन के। दिस इज़ हाउ यू कैन सेंस चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। इसी की तरह आप चेंजेस सेंस कर पाते हो जो इन्वायरमेंट में होते हैं। नाउ सेंस ऑर्गन पे आते हैं। हम लोग स्मेल करते हैं नोज से, टंग से हम लोग टेस्ट करते हैं, ईयर से सुनते हैं और आईज से देखते हैं, ठीक है। नाउ नोज पे आते हैं। द नोज कंटेन म्यूकस कोटेड रिसेप्टर विच आर स्पेशलाइज फॉर रिसीविंग द सेंस ऑफ स्मेल एंड आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। यहाँ पे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की बात हो रही है। क्या खासियत है उनकी कि वो रिसीव कर सकते हैं अलग अलग तरह की स्मेल, ठीक है। वो रिसेप्टर्स कैसे होते हैं? म्यूकस कोटेड होते हैं, उसके ऊपर म्यूकस होता है। म्यूकस बहुत जगह पे प्रेजेंट है हमारी बॉडी में और वो क्या करते हैं? स्मेल को डिटेक्ट कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे। ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से बने होते हैं और इसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं। ये किसकी बात हो रही है? नोज़ के ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की, जिसकी जो स्किन है वो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से बनी है और 3 तरह के सेल हैं, ठीक है। द न्यूरॉन्स ऑफ द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम एक्सटेंड फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट डायरेक्टली इनटू अ पेयर ऑफ ब्रॉड बीन साइज ऑर्गन। उसने क्या बोला? जो न्यूरॉन्स होते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के वो एक्सटेंड करते हैं बाहर से कहाँ तक? हमारे बीन साइज ऑर्गन होते हैं जिसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब तक, ठीक है। इसको दिखा नहीं रखा है तो आपको इमेजिन ही करना पड़ेगा। नाउ विच आर एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन लिम्बिक सिस्टम। देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ? बाहर से, ठीक है। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के बाहर से स्टार्ट होते होते अंदर तक जाते हैं यानी ऑल्फैक्टरी बल्ब तक, और ये जो पार्ट है ये ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम का ही पार्ट है। अब बात करते हैं बोथ नोज एंड टंग डिटेक्ट डिसॉल्व्ड केमिकल्स। ये क्या कर लेते हैं? जो केमिकल डिसॉल्व्ड है उनको डिटेक्ट कर लेते हैं। द केमिकल सेंसेस ऑफ गस्टेशन यानी कि टेस्ट और स्मेल दोनों सिमिलर हैं और इंटर रिलेटेड है, यानी कि टेस्ट करना और स्मेल करना काफ़ी हद तक रिलेटेड है। द टंग डिटेक्ट टेस्ट थ्रू टेस्ट बड। जो टंग होती है वो टेस्ट कैसे डिटेक्ट करती है? वो टेस्ट बड की हेल्प से डिटेक्ट करती है, जो जिसके अंदर क्या होते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर आपको टेस्ट का पता लगाने में हेल्प करते हैं। With each taste of food or sip of drink, the brain integrates the differential input from the taste bud and a complex flavor is perceived. उसने क्या बोला? हर चीज़ के साथ साथ आपका क्या होता है? डिफरेंट एक इनपुट आता है टेस्ट बर्ड की साइड से और एक आपका फ्लेवर आपको पता चल जाता है कि किस तरह का फ्लेवर है। इन द फॉलोइंग सेक्शन यू विल बी इंट्रोड्यूस टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द आई एंड द ईयर। अब हम लोग डिटेल में क्या पढ़ने वाले हैं? आई को और ईयर को, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आई। Our paired eyes are located in sockets of the skull called orbit. हमारी जो आइज़ हैं वो हमारे आइज़ के सॉकेट में सिचुएटेड हैं, वहाँ पर हैं। जो हमारा स्कल बेसिकली होता है ना, उसके अंदर सॉकेट होते हैं वहाँ पे। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन आइज गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शन। अब आपको आगे पूरा डिटेल दे रखा है, जो हमने आज तक पढ़ा है उससे काफ़ी डिटेल है। पार्ट ऑफ एन आई। एक एडल्ट ह्यूमन आई बॉल इज नियरली अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर। ये तो हमें समझ में आ गया कि स्फेरिकल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो वॉल होती है आई बॉल की उसमें 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। द एक्सटर्नल लेयर, सबसे बाहर की लेयर जो होती है उसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उसको हम स्क्लेरा बोलते हैं, ठीक है। इसने क्या बोला? जो बाहर की लेयर है उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ जाएगा। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड द कॉर्निया। जो अंदर की लेयर है, एंटीरियर पोर्शन है, उसको हमने बोला कॉर्निया। वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ, ये रहा। द मिडल लेयर इज़ कॉरियोइड, यानी कि जो बीच की लेयर है उसको उसने बोला कि वो कॉरियोइड है, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा।
ये सब क्या होते हैं, इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं और ये ब्लूइश होती हैं लुक दिखने में। कैसी होती हैं? दे लुक ब्लूइश इन कलर, दे लुक ब्लूइश इन कलर। द कॉरियोइड लेयर, यानी कि ये वाली लेयर की बात हो रही है, ये जो लेयर है ये कैसी होती है? पतली होती है ओवर द पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द आई बॉल। देखो ये थोड़ी सी पतली होती है पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द आई बॉल, बट इट बिकम्स थिक इन द इंटीरियर पार्ट टू फॉर्म द सिलियरी बॉडी। देखो इसने क्या बोला, बाहर की साइड देखें तो ये कैसी होती है, देखो ध्यान से देखना, कॉरियोइड लेयर इज थिन ओवर द पोस्टीरियर थ्रू ऑफ द आई बॉल बट इट बिकम्स थिक, यानी कि यहाँ आते आते थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, यहाँ पे ये कैसी होती है? पतली होती है। नाउ द सिलेरी बॉडी, यहाँ पे आ गई हमारी सिलेरी बॉडी, ये रही। itself continues forward to form a pigmented and opaque structure called the iris। ये जो सिलेरी बॉडी होती है आगे चल के ये इरीज बनाती है, ठीक है। इसको यहाँ पे देख लेते हैं, ये रहा इरीज, ये इरीज फॉर्म करती है सिलेरी बॉडी, ठीक है। इसने क्या बोला, विच इज़ द विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई, और ये कलर्ड पोर्शन होता है आई का जो दिखता है, ठीक है। द आई बॉल कंटेन्स अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस, इसके अंदर एक लेंस होता है हमारी आई बॉल के अंदर जो क्या करता है, लिगामेंट्स के थ्रू एक जगह पे अटैच्ड होता है, ठीक है, सिलेरी बॉडी से मिलकर, यानी कि लिगामेंट्स सिलेरी बॉडी से अटैच करके लेंस को होल्ड करके रखते हैं। इन फ्रंट ऑफ द लेंस द अपर्चर सराउंडेड बाय द इरिस इज कॉल्ड द प्यूपिल, यानी कि हमारे इरिस के सामने क्या होता है? प्यूपिल होता है। नाउ द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय द मसल फाइबर्स ऑफ इरिस, जो भी आपका प्यूपिल होता है ना, वो उसका डायमीटर, वो कितना फैलेगा कितना नहीं, वो कौन मेंटेन करता है? इरिस मेंटेन करता है, ठीक है, उसके फाइबर्स मेंटेन करते हैं। नाउ द इनर लेयर इज द रेटिना एंड इट कंटेन 3 लेयर ऑफ न्यूरल सेल्स, सबसे अंदर की लेयर है रेटिना और उसमें 3 लेयर्स होते हैं, किसके? न्यूरल सेल्स के, ठीक है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अब कौन कौन से हैं? गैंग्लियन सेल्स, बाइपोलर सेल एंड फोटो रिसेप्टर सेल, ठीक है। यहाँ पे वो शो नहीं करे हैं, उसने क्या बोला है कि 3 लेयर्स होती हैं न्यूरल सेल की, ठीक है। रेटिना है, उसमें 3 लेयर्स हैं न्यूरल सेल की, कौन कौन से नाम बोले? गैंग्लियन सेल, बाइपोलर सेल एंड फोटो रिसेप्टर सेल। 2 टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। ये भी याद रखना है कि 2 तरह के फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। देखो पहली बात तो 3 तरह के न्यूरल सेल होते हैं और फोटो रिसेप्टर सेल भी 2 तरह के होते हैं, दैट इज रॉड्स एंड कोन्स। दीज सेल कंटेन द लाइट सेंसिटिव प्रोटीन कॉल्ड द फोटो पिगमेंट। इसके अंदर क्या होता है? लाइट सेंसिटिव प्रोटीन, बहुत ही लाइट्स, मतलब जो बहुत ही जल्दी लाइट से अफेक्ट होते हैं, वो वाले प्रोटीन्स होते हैं, उसको फोटो पिगमेंट्स बोलते हैं। द डे लाइट विजन एंड कलर विजन आर फंक्शन ऑफ कोन्स। अब ध्यान से देखिएगा, ये समझेंगे कि जो डे लाइट विजन हम देखते हैं और जो कलर विजन हम देखते हैं वो कोन्स का फंक्शन है। रॉड्स एंड कोन्स 2 पार्ट हैं, 2 फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, तो कोन्स का काम क्या है? डे लाइट विजन एंड कलर विजन, ठीक है। और ट्वाइलाइट विजन इज द फंक्शन ऑफ द रॉड, यानी कि आपका जो ओवरऑल फंक्शन है स्कोप्टोपिक, वो किसका पार्ट है? रॉड्स का। यानी कि जो आपका डिम लाइट का जो विजन होता है वो रॉड्स देखता है, जो प्रॉपर लाइट कलर विजन है डे लाइट का वो कोन्स का काम है, और जो डिम लाइट वाला विजन है वो किसका काम है? ट्वाइलाइट का काम है, सॉरी रॉड्स का काम है। तो रॉड्स कंटेन अ पर्पलिश रेड प्रोटीन कॉल्ड द रोडोप्सिन। ये जो रॉड है इसके अंदर क्या होता है? एक पर्पल कलर का क्या होता है? पिगमेंट प्रोटीन होता है, पर्पलिश रेड प्रोटीन कॉल्ड द रोडोप्सिन और विजुअल पर्पल, जिसमें एक डेरिवेटिव होता है विटामिन ए का। दोबारा से सुनिए, जो रॉड्स होता है जिसका काम है डिम लाइट में थोड़ा सा हेल्प करना, उसमें एक प्रोटीन होता है पर्पलिश रेड कलर का जो रोडोप्सिन बोलते हैं और विजुअल पर्पल बोलते हैं, जो डेरिवेटिव है विटामिन ए का। ह्यूमन आई में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन्स विच पोजेसेस देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक फोटो पिगमेंट दैट रिस्पॉन्ड्स टू रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट। इसको मैं दूसरे कलर से मार्क करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ह्यूमन आई के अंदर, ठीक है, 3 तरह के कोन्स होते हैं जिनके अपने अपने पिगमेंट हैं, ठीक है, जो रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट के हैं और अपने अपने तरीके से वो रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट को देख के। द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कोन्स एंड देयर फोटो पिगमेंट। जो भी हम कलर देख पाते हैं वो किस वजह से देख पाते हैं? इन चीज़ों को मिला के, जितने भी ये कॉम्बिनेशन है डिफरेंट कोन्स एंड रॉड्स के, उसको हम अगर इकट्ठा देखें तो हम समझ पाएंगे कि क्या सेंसेशन है। व्हेन दीज कोन्स आर स्टिमुलेटेड इक्वली अ सेंसेशन ऑफ वाइट लाइट इज प्रोड्यूस्ड। जब ये साथ में स्टिमुलेट होते हैं, साथ में काम करते हैं, तो एक वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। देखो एक का काम नहीं है, अलग अलग कलर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं अलग अलग कोन्स के कॉम्बिनेशन या फोटो पिगमेंट के कॉम्बिनेशन से। हमने पढ़ा कि कोन्स 3 तरह के मतलब अपने अपने पिगमेंट होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है, और वो अपने हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जब वो सब मिलते हैं वेरियस कॉम्बिनेशन में ही फोटो पिगमेंट्स क्या करते हैं? अलग कलर्स बनाते हैं। दूसरी चीज़, जब सारे एक साथ इक्वली स्टिमुलेट होते हैं, काम करते हैं, तो एक वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है,
ठीक है। द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई एंड द रेटिनल ब्लड वेसल एंटर एट द पॉइंट मीडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई बॉल। अब इसने बताया कि ऑप्टिक नर्व क्या करती है, आईज को लीव करके वो रेटिनल ब्लड वेसल तक जाती है और वो आई बॉल के पोस्टीरियर पोल तक चली जाती है। ठीक है, थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर से आपको इतना क्लियर नहीं होगा, बट आपको समझना वैसे ही पड़ेगा। ये ऑप्टिक नर्व यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, ये रहा आपका ऑप्टिक नर्व। नाउ इसने क्या बोला, फोटो रिसेप्टर सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन दैट रीजन एंड हैंस इट इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे कोई फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। दिखा देती हूँ ये भी आपको, ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे क्योंकि कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल प्रेजेंट नहीं है, इसको बोल दिया ब्लाइंड स्पॉट। एट द posterior pole of the eye lateral to the blind spot there is a yellowish pigmented spot called macula lutea which with a central pit called the fovea। यानी कि ब्लाइंड साइड स्पॉट के क्या होता है, लेटरल पार्ट पे। ठीक है, येलोइश पिगमेंट है। ये देखो फोविया यहाँ पे दिखाया, एक बार आप ध्यान से देखिए, ये है वो फोविया। ठीक है, यहाँ पे दिखाया द फोविया इज अ थिन्ड आउट पोर्शन ऑफ द रेटिना वेयर ओनली द कोन्स आर डेंसली पैक्ड। ये कैसा पोर्शन है, ये एक थोड़ा सा पतला पोर्शन है जहाँ पे सिर्फ कोन्स पैक्ड है। इट इज़ द पॉइंट वेयर द विजुअल एक्यूनिटी इज़ द ग्रेटेस्ट, यानी कि यहाँ पे जो रेजोल्यूशन होता है देखने का वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, नाउ द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस इज कॉल्ड द एक्वस चैम्बर। दोबारा से देखते हैं, जो स्पेस होती है कॉर्निया के बीच में और लेंस के बीच में, उसको हम एक्वस चैम्बर बोलते हैं। ठीक है, कॉर्निया और किसके, लेंस के बीच में ये जो पोर्शन है इसको हमने बोला एक्वस चैम्बर। ठीक है, ये पोर्शन है वो। नाउ आगे हम पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है, वाटरी फ्लूइड होते हैं जिसके अंदर एक्वस ह्यूमर होता है। द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इज कॉल्ड द विट्रस चैम्बर एंड इज फिल्ड विद अ ट्रांसपेरेंट जेल कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। दो तरह के जेल पड़े, एक है एक्वस ह्यूमर, ठीक है, जो किसके बीच में, कॉर्निया और लेंस के बीच में, कॉर्निया और लेंस के बीच में। ठीक है, उसके अलावा ये जो पार्ट है दैट इज विट्रस चैम्बर, यहाँ पे देखा भी है, वो क्या होता है, जिसमें एक विट्रस ह्यूमर भरा हुआ होता है, और ये लेंस और रेटिना के बीच का पार्ट हो गया। ठीक है, अब आपके रेटिना और लेंस के बीच का पार्ट ये हो गया। नाउ हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ विजन। द लाइट रेज इन विजिबल वेवलेंथ फोकस्ड ऑन रेटिना थ्रू द कॉर्निया एंड लेंस जनरेट पोटेंशियल इन रॉड्स एंड कोन्स। ध्यान से समझिएगा, जो लाइट रेज होती हैं विजिबल वेवलेंथ की, जो रेटिना पे फोकस होती है कॉर्निया से होते हुए और लेंस से होते हुए, वो इम्पल्स जनरेट करती हैं रॉड्स एंड कोन्स में। बेसिकली लाइट आंखों में गई, ठीक है, लेंस वगैरह से पास होके, और वो इम्पल्स कहाँ क्रिएट कर रही है, रॉड्स एंड कोन्स में। एज मेंशन अर्लियर, द फोटो सेंसिटिव कंपाउंड इन द ह्यूमन आई इज कंपोज्ड ऑफ ऑप्सिन एंड रेटिनल, यानी कि हमारी जो आईज हैं उसमें जो फोटो पिगमेंट है उसमें एक ऑप्सिन होता है, प्रोटीन होता है, और एक विटामिन ए का क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। बेसिकली ये दोनों चीज़ों से बना हुआ है। लाइट इंड्यूसेस डिसोसिएशन ऑफ द रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन रिजल्टिंग इन द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन। अब क्या होगा, इसको मैं मार्क करती हूँ। लाइट स्टार्ट करती है डिसोसिएशन, अलग होना शुरू करता है रेटिनल एंड ऑप्सिन, जिसकी वजह से ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। दिस कॉजेज मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चेंजेस। कहाँ पे चेंज आए, मेम्ब्रेन में। एज अ रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आर जनरेटेड इन द फोटो रिसेप्टर सेल, और आपकी जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो स्टार्ट हो गया फोटो रिसेप्टर सेल्स में होना, और इसकी वजह से सिग्नल्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं गैंग्लियन सेल्स में थ्रू द बायपोलर सेल। ठीक है, वो गैंग्लियन सेल्स में बायपोलर सेल्स की तरफ क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं इम्पल्स प्रोड्यूस करना, सिग्नल प्रोड्यूस करना। दिस एक्शन पोटेंशियल आर ट्रांसमिटेड बाय द ऑप्टिक नर्व। ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहे हैं ये ऑप्टिक नर्व से ट्रांसफ़र होते हैं टू द विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन, जहाँ पे ब्रेन कंट्रोल करता है हमारे विजुअल्स को, वहाँ तक लेके जाता है, जहाँ पे न्यूरल इम्पल्सेस जो होते हैं वो एनालाइज होते हैं, इमेज फॉर्म होती है रेटिना पे, और हम अपनी पुरानी मेमोरी के अकॉर्डिंग और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसको देख पाते हैं। यानी आइज़ में जो भी पार्ट है, ऑप्सिन एंड रेटिना ने मतलब वो खेला, वो अपना रोल प्ले किया। लाइट ने क्या किया, रेटिनल और ऑप्सिन के बीच में चेंजेस लाए, डिसोसिएशन किया, अलग किया, जिसकी वजह से ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आए। जैसे ही उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आए, परमिएबिलिटी में चेंजेस आए। जैसे ये हुआ, कुछ सिग्नल्स जनरेट हुए जो धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो गए विजुअल कॉर्टेक्स एरिया तक। फिर हम देख पाते हैं, जैसे कि हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमें पता है कि हमारी मेमोरी में वो चीज़ है, तो हम उसको रिकग्नाइज़ करते हैं, और अगर कोई नई चीज़ है तो वो नई मेमोरी बनती है। ठीक है, तो ये था हमारा किसका पार्ट, ये हमारा पूरा का पूरा आई का था, जिसको एक्सप्लेन किया पार्ट्स ऑफ एन आई, और दूसरा कि कैसे फंक्शन करता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ईयर से।
जो ईयर होता है वो दो सेंसरी फंक्शंस परफॉर्म करता है, एक तो हियरिंग यानी सुनना और बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना। Automatically the ear can be divided into three major section, that is outer ear, middle ear and inner ear। हम कानों को मतलब ईयर को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आउटर ईयर अलग हो गया, मिडल ईयर अलग हो गया, इनर ईयर अलग हो गया, ठीक है। द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ द पिना, यानी कि जो हमारा आउटर ईयर होता है उसमें क्या होता है, पिना करके एक पार्ट है, ये देखिए, ठीक है। इसको एक बार मार्क कर देती हूँ, पिना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, और उसमें क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स ये पार्ट है, या फिर कैनाल बोल दिया इसको भी मैं आपको लेबल कर देती हूँ, ये रहा, ये पार्ट है, ठीक है। ये दोनों पार्ट कहाँ आते हैं, आउटर ईयर में आते हैं। द पिना कलेक्ट्स द वाइब्रेशन इन द एयर विच प्रोड्यूसेस साउंड। अब क्या करता है, ये जो पिना होता है यानी कि ये पार्ट जितनी भी वाइब्रेशंस होती हैं एयर में उसको कलेक्ट करता है, ठीक है, जो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स यानी कि दिस पोर्शन, ये क्या करता है, लीड्स इनवर्ड एंड एक्सटेंड अप टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, सॉरी ईयर ड्रम बोला है, ये कहाँ पे लेके जाता है, इसको मैं मार्क कर देती हूँ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक, ठीक है। ये हमारा ईयर ड्रम है, बेसिकली ये जो पोर्शन है ये ईयर ड्रम है। ये बहुत ही, इसके अंदर क्या होते हैं, फाइन हेयर्स होते हैं, पतले पतले से हेयर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं स्किन ऑफ द पिना एंड द मीटर्स में। यहाँ पे स्किन में क्या होता है, इस पूरे पोर्शन में वैक्स सिक्रेट करने वाले क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं। जो थोड़ा सा आप देखते हैं ना कान में से आपकी गंदगी निकलती है, बेसिकली वो वैक्स ही होता है। द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज कम्पोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड विद स्किन आउटसाइड एंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड। अब ये जो आपका ईयर ड्रम है उसमें क्या है, उसमें है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जिसमें क्या है, स्किन बाहर की तरफ है और म्यूकस अंदर की तरफ है। द मिडल ईयर कंटेन 3 ऑसिकल्स। जो मिडल ईयर की बात करते हैं तो उसमें 3 ऑसिकल्स आते हैं जिसको बोलते हैं मेलस, ये रहा मेलस, इनकस एंड स्टेप्स। अब यहाँ पे भी मार्क कर देती हूँ, ठीक है, मेलस, इनकस एंड स्टेप्स, ठीक है। नाउ विच आर अटैच टू वन अनदर इन अ चेन लाइक फैशन। और ये कैसे अटैच होते हैं एक दूसरे से, ये एक दूसरे से चेन लाइक फैशन से अटैच होते हैं। द मैलस इज अटैच टू द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड द स्टेप इज अटैच टू द ओवल विंडो ऑफ द कोशलिया। देखो इसने क्या बोला, जो मैलस है ये वाला जो आपका पार्ट है ये ईयर ड्रम से अटैच होता है, ठीक है, ये अटैच है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से। और दूसरा स्टेप्स जो है, ठीक है, स्टेप्स ये वाला पार्ट है, यहाँ पे स्टेप अटैच्ड है ओवल विंडो ऑफ द कोशलिया, ठीक है, यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, देखो मैं ये भी दिखा देती हूँ, ये पोर्शन कोशलिया बोला है इसने, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर लीजिएगा एक बार। नाउ द ईयर ऑसिकल इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स टू द इनर ईयर। देखो इसने क्या बोला, ये जो ऑसिकल होता है, ठीक है, ईयर ऑसिकल्स, वो क्या करते हैं, वो इंक्रीज कर देते हैं एफिशिएंसी, यानी कि जिस तरह साउंड अंदर जाता है उसको अच्छे से इम्प्रूव करते हैं। द स्टेशियन ट्यूब कनेक्ट द मिडल ईयर कैविटी विद द फेरिंग्स। अब एक और पोर्शन है स्टेशियन ट्यूब, ये क्या करता है, ये अंदर तक लेके जाता है पूरा का पूरा क्या, मिडल ईयर कैविटी को फेरिंग से। स्टेशियन ट्यूब हेल्प इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम। एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या कर रहा है वो यहाँ पे, वो आपका जो प्रेशर है ना दोनों साइड से उसको इक्वल कर रहा है, ठीक है। द फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर कॉल लेब्रिंथ। इसने क्या बोला, यहाँ पे शो नहीं किया बट उसने बोला है कि एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं लेब्रिंथ, उसमें क्या, हाँ, फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर यानी जिसके अंदर थोड़ा सा फ्लूइड भरा है वो वाला इनर ईयर का पार्ट, उसको लेब्रिंथ बोला है। उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, द बोनी एंड द मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ्स। 2 पार्ट कौन कौन से हैं, बोनी एंड मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला, यहाँ पे हमें एक सेकेंड जस्ट यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। द बोनी लेब्रिंथ इज अ सीरीज ऑफ चैनल्स। यहाँ पे चैनल्स टाइप हैं, ये चैनल्स क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ अटैच करते हैं। ये चैनल्स के अंदर एक मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होता है जो एक फ्लूइड से सराउंडेड है, जिसे बोलते हैं पेरिलिम्फ। क्या बोलते हैं उसे, पेरिलिम्फ बोलते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट। द मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ इज फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल एंडोलिम्फ। और जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है वो एक फ्लूइड से भरा हुआ है जिसको हमने बोला एंडोलिम्फ। ये आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर भी इतना क्लियर नहीं है, आपको हल्का सा ये समझना पड़ेगा ही। नाउ द कॉइल्ड पोर्शन ऑफ द लेब्रिंथ इज द कोशलिया। बेसिकली ये सब कुछ कोशलिया को एक्सप्लेन करने के लिए हुआ है, कोक्लिया भी बोल सकते हैं, आप देख लीजिएगा। द मेम्ब्रेनस कंस्टिट्यूटिंग कोक्लिया इज द रिसिनर्स एंड बेसिलर्स डिवाइड द सराउंडिंग पेरिलिम्फ फिल्ड बोनी लेब्रिंथ इनटू एन अपर स्केला वेस्टिबुली एंड लोअर स्केला टिम्पेनी। देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको रटना भी पड़ेगा और डायग्राम से रिलेट भी करना पड़ेगा क्योंकि बहुत डिटेल अच्छा से डायग्राम नहीं दिया गया है। जो मेम्ब्रेन है जिसमें कोशलिया है, ठीक है, कोक्लिया बोलते हैं, द रिसिनर एंड बेसिलर्स, ठीक है, ये जो पार्ट है ना, ओ सॉरी ये गलत
क्लिक हो गया. नाउ द रेसिनस एंड बेसिलर डिवाइड द सराउंडिंग पेरिलिम फिल्ड बोनी लेब्रियंथ. दो पार्ट पे डिवाइड किया है, अपर स्केला वेस्टिब्यूली एंड लोअर स्केला टिम्फेनी. अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, स्केला टिम्फेनी तो ये दे रखा, ठीक है. उसने क्या बोला, दो पार्ट में और ये रेनिसर पार्ट वाला है, ठीक है. स्केला मीडिया, स्केला वेस्टिब्यूली, ये अपर पार्ट में यानी इस पार्ट में डिवाइड किया है और इस पार्ट में डिवाइड कर दिया. बीच की चीज़ों ने यानी कि आपके ये जो रेनिसर मेम्ब्रेन वगैरह है, इन सब ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्केला वेस्टिब्यूली, स्केला टिम्फेनी, ठीक है. इन दोनों में डिवाइड कर दिया. द स्पेस विद इन कोक्लिया इज कॉल्ड स्केला मीडिया. जो उसके बीच की स्पेस होती है उसको बोलते हैं स्केला मीडिया, ठीक है. इस फिल्ड विद एंडोलिम्फ, इसके अंदर एंडोलिम्फ फिल होता है. एट द बेस ऑफ द कोक्लिया द स्केला वेस्टिब्यूली एंड एट द ओवल विंडो while the scala tympani terminate at the round window which opens to the middle ear. बेसिकली उसने क्या बोला कि अगर हम बात करते हैं स्केला वेस्टिब्यूली, ये एक ओवल विंडो में एंड हो रहा है, और जो स्केला टिम्फेनी है ये एक राउंड विंडो में एंड हो रहा है जो मिडल ईयर में जाके ओपन हो रहा है, ठीक है. नाउ अब इसमें थोड़ा सा ही बचा है, द ऑर्गन ऑफ कॉटी, ठीक है. यहाँ पे बात हुई है ऑर्गन ऑफ कॉटी की, ये भी आप देख लीजिए, ये है, इसकी बात हो रही है. is a structure located on the basilar membrane which contain hair cell that act as a auditory receptor. इसके अंदर कुछ hair cell होते हैं, ठीक है, बाल टाइप के cells होते हैं जो ऑडिटरी रिसेप्टर की तरह वर्क करते हैं. ऑडिटरी रिसेप्टर का मतलब वो साउंड को समझने की कोशिश करते हैं, साउंड कैप्चर करते हैं. द हेयर सेल्स आर प्रेजेंट इन रोज ऑन द इंटरनल साइड ऑफ द ऑर्गन ऑफ कॉटी. यानी कि वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, रोज में प्रेजेंट होते हैं. जो हेयर सेल होते हैं वो रोज में प्रेजेंट होते हैं, लाइन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. द बेसल एंड ऑफ द हेयर सेल इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द एफरेंट नर्व फाइबर्स. जो इसका हेयर सेल का बेसल एंड होता है ना, नीचे का पार्ट होता है, वो कॉन्टैक्ट में होता है एफरेंट नर्व फाइबर्स के साथ. और एक लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस कॉल्ड स्टीरियोसिलिया और प्रोजेक्टेड फ्रॉम द एपिकल पार्ट ऑफ ईच हेयर हेल. देखो नीचे वाला पार्ट किससे कनेक्टेड है, एफरेंट नर्व फाइबर से, ठीक है. हेयर सेल का नीचे वाला पार्ट एफरेंट नर्व फाइबर से कनेक्टेड है. और जो एपिकल पार्ट समझ लीजिए, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये ऐसे ही अगर हेयर सेल है, ठीक है, इमेजिन, तो ये वाला पार्ट जो है ये किससे अटैच्ड है, एफरेंट नर्व फाइबर से. और जो ऊपर वाला पार्ट है वो किससे अटैच्ड है, वो क्या है, थोड़ा सा बाहर की तरफ प्रोजेक्ट आउट है, ठीक है. स्टीरियोसिलिया, इसको हमने बोला कि ये बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड है. अबव द रोज ऑफ द हेयर सेल इज अ थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन कॉल्ड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. हेयर सेल के जस्ट ऊपर एक पतली सी इलास्टिक मेम्ब्रेन है जिसको हमने बोला टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है. द इनर ईयर ऑल्सो कंटेन अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम कॉल्ड वेस्टिबुलर अपैरेटस. इनर सेल के अंदर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी होता है जिसको हम वेस्टिबुलर अपैरेटस बोलते हैं, और जस्ट कोशला के ऊपर होता है. द वेस्टिबुलर अपैरेटस इज कंपोज्ड ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनल्स. जो आपका वेस्टिबुलर अपैरेटस होता है ना, वो किस चीज़ से बना है, उसके अंदर 3 कैनाल्स हैं, ठीक है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, हाफ सर्कुलर कैनाल्स हैं. एंड ओटोलिथ, दैट इज आपका क्या है, मैक्योला इज अ सेंसरी पार्ट ऑफ सिक्योल एंड यूट्रिकल. उसने क्या बोला, ये जो पार्ट है ये और ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ये दोनों मिला के वेस्टिबुलर अपैरेटस बनाते हैं, ठीक है. और ये वेस्टिबुलर अपैरेटस कहाँ पे होता है, इनर ईयर में होता है. ईच सेमी सर्कुलर कैनाल लाइज इन डिफरेंट प्लेट एट राइट एंगल टू ईच अदर. ये सबकी सब राइट एंगल में एक दूसरे से सिचुएटेड होती हैं, ठीक है. उसके बाद उसने बोला द मेम्ब्रेनस कैनाल्स आर सस्पेंडेड इन द पेरिलिम्फ ऑफ द बोनी कैनाल्स. उसके बाद जो मेम्ब्रेन वाली कैनाल हैं वो ख़त्म हो जाती हैं कहाँ पे, बोनी कैनाल के लिम्फ पे, यानी बोनी कैनाल तक आते आते ये ख़त्म हो जाती हैं. द बेस ऑफ द कैनाल इज स्वॉलन एंड इज कॉल्ड एम्प्योला. देखिए ये सारी चीज़ें, सबसे बड़ी बात है कि बुक में नहीं डायग्राम दिखाया गया, आपको इमेजिन करना है. तो कुछ चीज़ें मैं आपको फिर से बोलूँगी रटने वाली हैं, क्योंकि ये चीज़ें आप लिंक भी नहीं कर पाएंगे कि किसी चीज़ के साथ लिंक कर पाएँ. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हो सकता है और फिर समझने की कोशिश कीजिए. नेट पर आप देख सकते हैं इन चीज़ों को, तो आपको और डिटेल मिलेगा, ठीक है. द बेस ऑफ कैनाल इज स्वॉलन. जो नीचे बेस होता है वो थोड़ा सा फूला हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं एम्प्योला, जिसमें एक थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट होता है जिसको बोलते हैं क्रिस्टा एम्प्युलरिस, जिसके अंदर हेयर सेल्स होते हैं, ठीक है. द सिक्योल एंड यूट्रिकल कंटेनर प्रोजेक्टेड रिज कॉल मिक्योला. देखो प्रोजेक्टेड रिज मतलब बाहर कुछ निकला हुआ. अगर 3-4 चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल रिज बता देती हूँ, अगर ऐसे कोई चीज़ आ रही है तो ऊपर ऐसा निकला हुआ तो ये रिज हो जाएगा इस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है. द क्रिस्टा एंड मिक्योला आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ द वेस्टिबुलर अपैरेटस. आपको लिंक करना है कि अभी हमने पढ़ा वेस्टिबुलर अपैरेटस, ठीक है, ये पढ़ा. वेस्टिबुलर अपैरेटस के अंदर हमने पढ़ा कि कैनाल्स हैं और ओटोलिथ है, ओटोलिथ मिक्योल वाला पार्ट भी है उसके अंदर, ठीक है. अब हमने क्या पढ़ा, जो क्रिस्टा और
ब्रेंकियोला हैं वो स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं उसमें, किसके, वेस्टिबुलर अपैरेटस के, ठीक है, और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, बॉडी का बैलेंस बनाने के रखने के लिए और पोस्चर बना के रखने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग को, जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, हाउ डज ईयर कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू न्यूरल इम्पल्सेस। सबसे पहले तो ये समझना है कि ईयर कैसे कन्वर्ट करते हैं साउंड वेव्स को न्यूरल इम्पल्सेस में, और विच आर सेंस्ड एंड प्रोसेस्ड बाय द ब्रेन एनेबलिंग अस टू रिकॉग्नाइज अ साउंड, जो हमें हेल्प करते हैं, हमारे ब्रेन को समझने में कोशिश करते हैं कोई साउंड। द एक्सटर्नल ईयर रिसीव साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट दैम टू द ईयर ड्रम। बाहर से आवाज़ें आई, साउंड वेव्स आई और हमारे ईयर ड्रम तक चली गई। द ईयर ड्रम वाइब्रेट, ईयर ड्रम क्या करता है, वाइब्रेट होता है, और साउंड वेव्स जो आती हैं उसके चक्कर में वो वाइब्रेट होता है, और ये जो वाइब्रेशन है ये कहाँ तक जाती हैं, ईयर ऑसिकल्स तक, ये आपने पार्ट्स पढ़े थे, या फिर ओवल विंडो तक, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। द वाइब्रेशन आर पास थ्रू द ओवल विंडो ऑन द फ्लूइड ऑफ द कोशलिया वेयर दे जनरेट वेव्स इन द लिम्फ। यहाँ पे क्या हुआ, ये वाइब्रेशन पास हुई ओवल विंडो से, ठीक है, कहाँ तक, जो फ्लूइड था वहाँ तक, उसके बाद ये लिम्फ में कुछ वेव्स जनरेट करती हैं। द वेव्स इन द लिम्फ इंड्यूसेस अ रिपल इन द बेसिलर मेम्ब्रेन। अब क्या होता है, ये एक रिपल क्रिएट करता है, ये सारी वेव्स एक थोड़ा सा एक्टिविटी क्रिएट करती हैं। दीज मोमेंट ऑफ द बेसिलर मेम्ब्रेन बैंड द हेयर सेल। फाइनली क्या होगा, जब ये सारी चीज़ें होंगी तो आपके जो हेयर सेल है वो जो कान के अंदर हैं वो क्या करेंगे, वो बेंड होने लगेंगे और वो उसको प्रेस करेगी अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने डिटेल में नहीं पढ़ा था, बट यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ा था अबाउट हेयर सेल, ठीक है। तो वो जब होगा तो आपका टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये वाले टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट ये प्रेस होंगी। इसका रिजल्ट ये होगा कि नर्व इम्पल्स जनरेट होगी जो एसोसिएटेड होगी एफरेंट न्यूरॉन से, कई सारी न्यूरॉन्स के साथ एसोसिएटेड होगी, वो नर्व इम्पल्स जनरेट होगी। ये जो इम्पल्स है ये कहाँ पे जाती हैं, ऑडिटरी नर्व्स। देखो, द इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड बाय द एफरेंट फाइबर्स विया ऑडिटरी नर्व्स टू द ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन में अलग अलग पार्ट है, अगर विजुअल के लिए मतलब देखने के लिए अलग पार्ट है, सुनने के लिए अलग पार्ट है, वहाँ तक ये जाएंगी। वेयर द इम्पल्सेस आर एनालाइज्ड एंड साउंड इज रिकॉग्नाइज्ड, वहाँ पे क्या होता है, इम्पल्स को एनालाइज करते हैं और साउंड को समझते हैं, और इस तरह से हम इसको पूरी तरह से सुन पाते हैं।